Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and the topic we will discuss today are from first year chemistry chapter 3 and topics are energy of an electron and frequency of radiations and wave number और नंबर ऑफ वेव्स एंड रेडिएशंस। ये 3 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज़ the sum of kinetic energy and potential energy. So that can be written as total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Since kinetic energy is 1/2 mv square and potential energy is equal to minus ze square upon r, so we can write it like this: energy of electron, total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. potential energy में चूँकि माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, and that can be written as total energy is equal to 1/2 mv square is minus ze square upon r. And consider this equation as equation number 1. As we have studied earlier that in an atom centrifugal force is equal to centripetal force. एटम में 2 तरह की फोर्सेस एक ही वक्त पे काम कर रही होती हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पैटर्न में ऑर्बिट या एनर्जी लेवल्स के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं तो r यहाँ पे कैंसिल हो सकता है इस r के स्क्वायर के साथ, तो ये r कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव द इक्वेशन एज mv स्क्वायर इज इक्वल टू ze स्क्वायर अपॉन r। mv square is equal to ze square upon r. Now put the value of mv square in equation number 1. The equation we considered as equation number 1, we have to put the value of mv square that we have taken out from here and we have to put in the equation number 1. Total energy is equal to 1/2 mv square minus ze square upon r. That was equation number 1. And we have to put the value of mv square in this equation. Total energy is equal to 1/2 mv square यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, that is ze square upon r minus ze square upon r. Total energy is equal to 1/2 ze square upon r minus ze square upon r. अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से कि इसका LCM निकालेंगे। जब हमने LCM निकाला तो LCM हमारे पास आया 2r। तो LCM किस तरह से निकालते हैं कि जो LCM आता है उसको डिवाइड करते हैं इससे और फिर मल्टीप्लाई करते हैं इससे।
तो ये एज इट इज़ ZE² आ जाएगा। उसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो जब डिवाइड करेंगे 2R को R के साथ तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर इसके साथ। तो यहाँ पे ZE² है तो 2 मल्टीप्लाई होके -2ZE² आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम निकाल के। पहले इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर जो साइन आ रहा है माइनस का वो दरमियान में रखा, और फिर इसको डिवाइड किया इसके साथ और देन मल्टीप्लाई किया इसके साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, यानी कि ZE² -2ZE² अपॉन 2R। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -ZE² अपॉन 2R, -ZE² अपॉन 2R। कंसीडर दिस इक्वेशन as equation number 2. As we have studied earlier, the radius of electron is equal to n² h² upon 4 pi square m ZE²। R की वैल्यू, इसका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंगली रेडियस जो होता है किसी भी एटम का वो n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE² होता है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर R की वैल्यू रखेंगे जो कि ये है, यानी बाकी वैल्यूज़ अपनी जगह पे रहेंगी, सब हम सब्सटीट्यूट करेंगे R की वैल्यू, एंड दैट इज़ टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू -ZE² एज इट इज़, 2 एज इट इज़, और R की वैल्यू यहाँ पे आ गई n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m ZE²। और इसमें 2 4 में कैंसिलेशन होगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ बचेगा 2, यानी कि -ZE² अपॉन n² h² अपॉन 2 पाई स्क्वायर m ZE²। यानी कि ये हमारे पास -ZE² को अगर हम यहाँ पे ले आएँ और ये इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके रखते हैं, जब मल्टीप्लाई करके रखते हैं तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाता है और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, यानी कि 2 पाई स्क्वायर m ZE² डिवाइडेड बाय n² h²। अब ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है -ZE² के साथ, और Z भी ऑलरेडी यहाँ पे है, E² भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि माइनस अपनी जगह पे 2 पाई स्क्वायर m Z² हो जाएगा और E की पावर 4 हो जाएगी, यानी कि E² ये और E² ये आपस में पावर्स आपको पता है कि ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड होके इसकी पावर 4 हो गई, डिवाइडेड बाय n² and h²। नाउ दिस इज़ द एनर्जी ऑफ electron in any of the orbit. This is the energy of electron in any of the orbit. And what is the equation? Energy, या इसको टोटल एनर्जी कहें भी कह सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m Z² E पावर 4 डिवाइडेड बाय n² h²। अब यहाँ पे n डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू ऑर्बिट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती है। अदरवाइज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेशन इज दिस। इस तरह से हमने डिटरमाइन कर लिया, डिटर्मिनेशन कर ली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ द ऑर्बिट।
how electron absorb and emit radiation and what is frequency. कोई भी इलेक्ट्रॉन किस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एमिट करता है, या रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या रेडिएशन एमिट करता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है. कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में जब होता है तो ना तो वो एनर्जी खुद ब खुद एब्जॉर्ब करेगा ना ही रेडिएट करेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई इसको एनर्जी प्रोवाइड ना करे. वरना वो इसी सूरत में ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा. वो इसी तरह से रिवॉल्व करता रहेगा अपनी एनर्जी लेवल में, और उस एनर्जी लेवल में उसकी सर्टेन एनर्जी होगी. इसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ना एब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएट करेगा, वो उसी अपनी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स उसके पास एनर्जी प्रोवाइड ना करे. तो जब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इसको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एनर्जी पैकेट्स की सूरत में होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और वो स्पेसिफिक एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा. तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड हो जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा. हायर एनर्जी लेवल में जब ये चला जाएगा तो उसके बाद ये उस स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में होगा. फिर क्या करेगा कि ये वापस अपनी पोजीशन में वापस आएगा, और जब वो वापस अपनी पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे वो रेडिएट करेगा या इमिशन करेगा या लाइट इमिट करेगा या एनर्जी इमिट करेगा. एनर्जी एब्जॉर्ब की, हायर स्टेट में चला गया, और वो एनर्जी पैकेट्स की सूरत में थी, और जब वापस आया तो उसने वही एनर्जी जो एब्जॉर्ब की थी वो उसने एमिट की, और वो एनर्जी जो उसने एमिट की है वो भी स्पेसिफिक एनर्जी होगी या स्पेसिफिक रेडिएशंस होंगी. अगर रेडिएशंस देखा जाए तो इस तरह से रेडिएशंस होती हैं जिसमें बहुत जो करीब वेव्स होती हैं उनमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है. इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव्स होती हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, यानी इनका जो डिस्टेंस होता है वेव टू वेव वो ज़्यादा होता है. ये लो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. और वेव टू वेव अगर डिस्टेंस कम होता है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है. और नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी कहलाती है. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स. इससे पहले हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसमें E इज़ इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 n स्क्वायर और h स्क्वायर का. यानी किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी. अब वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो यहाँ पे उस नंबर से डिनोट होगा. अब 1 ऑर्बिट है तो 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे 2 होगा, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 होगा, एंड सो ऑन. तो दिस इक्वेशन शोज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy of electron. If we are talking about the electron in orbit 1, उसकी एनर्जी क्या होगी? यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी? उसको हम डिनोट करेंगे E1 से.
और बाकी इक्वेशन वही होगी -2π² mz² e⁴ अपॉन n1। अब यहाँ पे स्पेसिफिक उसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है जो किसी एक मखसूस ऑर्बिट में यानी ऑर्बिट नंबर 1 में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने n1 लगा दिया। n1² h², दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज़ रिवॉल्विंग in orbit 1. So the energy of electron in orbit 2 would be -2, that would be denoted as E2, and it will be equal to -2π² mz² e⁴ अपॉन n2²। अब ये सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने इसको डिनोट किया n2 से, square h²। This is the energy of electron in orbit 1 and this is the energy of electron in orbit 2. So difference of their energies is del E, means difference of energy is equal to E2 minus E1. The difference of energy will be E2 minus E1. अब E2 की वैल्यू क्या है? -2π² mz² e⁴ n2² h², ये हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड दिस इज माइनस n E1, E1 की वैल्यू -2π² mz² e⁴ अपॉन n1² h²। तो इस तरह से हमारे पास डेल E की वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे इसको रीअरेंज हमें करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ विद द माइनस वैल्यू, n2 की वैल्यू माइनस के साथ है और n1 की वैल्यू ये प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो n1 की जो वैल्यू है, n1 की जो इक्वेशन है वो प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। इस तरह से n1 की प्लस हो गई और n2 की माइनस, 2π² mz² e⁴ n1² h² माइनस 2π² mz² e⁴ n2² nnh²। और this is the equation for the difference of the energies of electron between n1 orbit and n2 orbit। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं ये इसमें कॉमन है और h कॉमन है, जबकि डिफरेंस क्या है, ऑर्बिट का डिफरेंस है n1² एंड n2²। तो कॉमन वैल्यूज़ हम बाहर निकाल देते हैं, 2π² mz² e⁴ अपॉन h², और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और h जो होता है दैट इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल E विल बी इक्वल टू h न्यू, h इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। तो डेल E जो कि इक्वल था इसके, तो हम डेल E की जगह पे h न्यू रख देंगे और बाकी इक्वेशन हमारे पास वही आ जाएगी जो डेल E की इक्वेशन थी। सिंस डेल E इज़ इक्वल टू h न्यू, दैट इज़ वाई वी पुट h न्यू इज़ इक्वल टू 2π² mz² e⁴ अपॉन h² एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। अब यहाँ पे जो कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू
इसको हम सेपरेट करेंगे और h को यहाँ से उठा के इस इक्वल की इस साइड पे लेकर आएंगे। जब ये इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा तो वी ऑलरेडी हैव स्क्वायर h स्क्वायर, and when this h will come here and it will be divided here, so it will become h cube, and rest of the equation will remain same. Now we have frequency nu is equal to 2 pi square mz square e power 4 upon h cube multiplied by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This equation is used to find out the frequency of radiations emitted by electron when it jumps from higher to lower energy level. और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, these are the radiations emitted by electron when it is in transition state, when electron is in transition state, or when it jumps from higher to lower energy level. अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वेव्स की। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर and its unit is centimeter inverse. ये नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर कितनी वेव्स हैं, दैट इज़ नोन एज वेव नंबर, एंड फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। और इसके साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो अगर हटा देते हैं तो इक्वल का साइन आ जाता है, साथ ही कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। दिस इज़ कांस्टेंट फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। c is velocity of light and this is termed as wave number. As frequency is equal to 2 pi square mz square e power 4 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Since frequency is equal to velocity of light multiplied by wave number, so CV will be equal to 2 pi square mz square e power 4 upon h3 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी वॉज इक्वल टू CV, इसलिए हमने इसको अब फ्रीक्वेंसी की जगह पे CV रख दिया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिस मच एंड CV is also equal to this equation. C indicated as velocity of light and this is the sign of wave number, number of waves per unit length. Now we have to find out the number of waves, so we will take this C to the other side of the equation to separate this wave number. C को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देन द इक्वेशन विल बी वेव नंबर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन CH3 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। और वेव नंबर की अगर वैल्यू देखें तो इसमें 2 पाई m e c h, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। 2 पाई स्क्वायर पाई m mass of electron, e for the charge and c for the velocity of light and h is Planck's constant, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं these are constant values. So and we find out their value and found out that 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स इन तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस हैं। जब हम इन तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। और इन तमाम कांस्टेंट्स को रिडबर्ग कांस्टेंट डिनोट करेंगे, और डिनोट करेंगे किससे? R H से।
तो हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट में याद रखिए कि ये तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं, तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। और जेड स्क्वायर जो इसके साथ ये था, ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, और जेड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो ये कांस्टेंट नहीं है इसलिए इसको सेपरेट कर दिया है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आ गई। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये याद रखिए कि ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, कांस्टेंट है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये यहाँ पे आएगी। और अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडिएशंस को देखेंगे और उसके नंबर ऑफ़ वेव्स अगर हम काउंट करें तो वो हमें इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट हो जाएंगे। This is the equation for wave number by which we can find out the number of waves of the radiations emitted by electron during transition। यानी ट्रांजिशन के दौरान वो जो रेडिएशंस इमिट करता है, तो इस इक्वेशन के थ्रू हमें वेव नंबर की नंबर ऑफ़ वेव्स की वैल्यू पता चल जाएगी। और यहाँ पे z जो है, z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Dear students, this is all for today. Hope you have understand it very well. If you have any question, you can ask in the comment box. Thank you so much. Thanks for watching. Allah Hafiz.